हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने इस सेशन में सीएस फाउंडेशन में जो कैपिटल एंड रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं उन दो क्वेश्चंस में। विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, मैं ये मानकर चलता हूं कि आपने जो बेसिक थ्योरी बताई गई है, यू हैव डन all those points very carefully because this is not that chapter। मीन्स आप इस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैंने इसके बारे में आपको फर्स्ट सेशन में बता दिया था। टुडे इन दिस सेशन विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चन व्हिच आर गिवन इन योर आईसीएसआई स्टडी मटेरियल। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल लॉस। चलिए, कॉस्ट ऑफ द नंबर 1 पॉइंट, टोटल हमें 10 पॉइंट दिए हुए, यानी 10 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ ओवरहालिंग एंड पेंटिंग अ सेकेंड हैंड ट्रक न्यूली परचेस्ड। अगर हम कोई कैपिटल एसेट करते हैं, खरीदते हैं, अगर हम कोई कैपिटल एसेट एक्वायर करते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि हमने एक ट्रक खरीदी। ओके, ट्रक खरीदी, सेकेंड हैंड खरीदी, पक्की बात है। तो नई ट्रक खरीदो या सेकेंड हैंड ट्रक खरीदो, मेरे लिए तो दोनों कैपिटल नेचर के हैं। हाँ, ये भी मैंने बताया था कि इफ वी आर जस्ट गोइंग टू इनकर एनी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, समथिंग मस्ट बी देयर, समथिंग मस्ट बी क्रिएटेड एज एन न्यूली आइडेंटिटी। तो न्यू आइडेंटिटी क्रिएट होनी चाहिए। जस्ट लाइक हियर वी आर जस्ट गोइंग टू स्पेंड द अमाउंट टू एक्वायर द ट्रक, तो ट्रक की आइडेंटिटी क्रिएट हुई। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कौन कौन से खर्चे हम कैपिटलाइज करें। भाई, ट्रक को अपने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए जो हम आरटीओ वगैरह को पेमेंट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देंगे, अगर कोई लाइसेंस कॉस्ट आ रही है तो वो, मींस ये सारी जो उसकी चेसिस का रजिस्ट्रेशन होगा, जो उसकी बॉडी बनवाने पर खर्च होगा ट्रक की, वो सारी चीजें हमारी कैपिटल नेचर की होंगी। इसके अलावा अगर वो ट्रक पुरानी है तो हम उसको अपने हिसाब से रिपेयर करवाएंगे। गॉट इट? हम उस ट्रक को अपने हिसाब से ओवरहॉलिंग करवाएंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर विच वी आर जस्ट गोइंग टू इनकर टू गेट द एसेट, to make it in a running position according to our business। तो हम अपने बिजनेस के हिसाब से उस एसेट में मॉडिफिकेशन करवाएंगे, कुछ रिपेयर करवाएंगे, कुछ चेंजेस करवाएंगे, मॉडिफिकेशन करवाएंगे। वॉट एवर द कॉस्ट विल बी इनकर, दैट वुड बी योर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। मैंने आपको थ्योरी में ये चीज क्लियर की थी कि किसी भी एसेट को एक्वायर करके उसको रनिंग पोजीशन में लाने तक जितने भी खर्च होंगे, all those expenditure would be treated as capital nature expenditure। got it? तो यहां पर भी हमारा जो overhauling expenses है, this is the first time to make the asset in a working condition, that's why it's a capital nature expenditure। point number 2, cost of making one more exit in a cinema hall under order of the government। गवर्नमेंट ने कहा, देख, तेरे सिनेमा हॉल में केवल पीछे से भागने की जगह है, एग्जिट है, आगे से भी एक भागने की जगह बना ले। एग्जिट प्लेस बनाना है भाई। आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में सामने बड़ी सी स्क्रीन चलती है, थोड़ा नीचे देखते हैं तो वहां लिखा रहता है एग्जिट एग्जिट। मतलब अंदर आए नहीं सिनेमा हॉल में, कहता है भाग इधर से। तो वो भागने की जगह है भाई। कभी आग लग गई, कभी कुछ लग गया, तो वो एक्सीडेंटल पोजीशन में केवल एक दरवाजा होने से रश बढ़ जाएगी, जहां पर एक्सीडेंट और ज्यादा कैजुअलिटीज क्रिएट कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है, उनके रूल्स हैं कि अगर इस तरह का कोई सिनेमा हॉल वगैरह बन रहा है तो एटलीस्ट 2 एग्जिट होने चाहिए। तो यहां पर वही है, तो हमने एक एग्जिट और बनवाया। लेकिन इससे क्या, हमने कहा कोई भी खर्च करते हैं, अगर आप कोई कैपिटल नेचर का कोई भी हैवी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसको आप कैपिटल नेचर का तब मानेंगे जब उससे कई सालों तक बेनिफिट मिले, उससे हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी इंक्रीज हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो। क्या इस खर्च को करने से हमारे सिनेमा हॉल में ज्यादा लोग एंट्री लेंगे? नहीं। ज्यादा हम फेयर चार्ज करेंगे, मींस जो टिकट फीस होती है? नहीं। क्या हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई, नंबर ऑफ जो पार्टी पैट्रॉन्स होते हैं वो 100 की जगह 120 हो जाएंगे? नहीं।
तो ना एफिशिएंसी बढ़ी, ना कैपेसिटी बढ़ी, ना प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ना अल्टीमेटली कोई प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। तो बेटा ये हमारा रेवेन्यू नेचर है। केवल ये देख करके कि हमने एग्जिट डोर एक्स्ट्रा बनवा दिया, हैवी खर्चा है, मॉडिफिकेशन बहुत तगड़ा हुआ है, दिस इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। फॉर द पर्पस ऑफ having a capital nature expenditure characteristic, we have to see different conditions, means there are so many different conditions and all those conditions must be fulfilled simultaneously. Here a single means एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है कि हमारे किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने के लिए जरूरी है कि हम उस खर्चे से अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकें। यहां ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, इट्स अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। और नीचे भी ये सब पॉइंट दिए हुए हैं आंसर में, आई एम नॉट गोइंग टू चेक दैट। ओके, मुझे मालूम है क्या लिखा है, वो आप लोग अपना चेक करेंगे। रुपीज 25,000 वे स्पेंट ऑन एयर कंडीशनिंग द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर की ऑफिस की एसी का हमने इंस्टॉलेशन करवाया और 25,000 लग गए। इस समय मेरे सामने भी एसी चल रही है और सीधे मेरी आंखों में हवा जा रही है, ठंडी ठंडी हवा जा रही है, जो अच्छा नहीं फील करा रही है। लेकिन अब चूंकि क्लास खत्म करने के बाद ही उसको क्लोज डाउन करेंगे। तो देखो ना, ये आज से नहीं लगी है, ये हमें आज केवल हवा नहीं देगी, ये एसी हमें पिछले साल भी हवा दे रही थी और अगले साल भी हवा देगी। तो एक तरह से देखो, तो अगर मैं इस एसी को बंद कर दूं तो क्या मैं इस पोजीशन में आपको पढ़ा पाऊंगा? नको सर, बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे और हम लोग को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और आप ना जल्दी जल्दी फिर कोरम पूरा करेंगे, ये इत्मीनान से बैठकर पढ़ाने वाला हिसाब किताब नहीं होगा। हाँ है ना? तो देखो ना, हमको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उसके लिए जरूरी था एसी को इंस्टॉल करवाना। कहने का मतलब ये कि ये जनरल मैनेजर के रूम में 25,000 रुपए की जो एसी इंस्टॉल करवाई है, वैसे 25,000 की आजकल एसी आती नहीं है। तो ये जो एसी इंस्टॉल करवाई है वो हमारा कैपिटल नेचर का है, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो ये हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, ओल्ड मशीन जो कि बुक्स में 15,000 की बुक वैल्यू थी, उसको हमने बेच दिया, जानते हैं कितने में? 13,000 में। अरे अगर आप किसी एसेट को बेच देंगे 15,000 का 13,000 में, तो क्या होगा? 2,000 का नुकसान। ये तो तय है ना कि 2,000 का नुकसान हो गया। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू सेल द any item of rupees 15,000 at rupees 13,000, it means we are incurring a loss of rupees 2,000. Now tell me whether it's a revenue nature loss or capital nature loss. सर लॉस है, एसेट का है, कैपिटल नेचर की एसेट है, लॉस तो कैपिटल लॉस होगा। अच्छा, लॉस तो कैपिटल लॉस है। नाउ इन द क्वेश्चन इट वाज आस्किंग दैट what type of loss it is. That's it. This was the main question. Now your answer would be this is a capital loss. But if someone asks you what the treatment you would do about the capital loss, what would be your answer? आप इस कैपिटल लॉस को क्या ट्रीट करोगे बुक्स में? तो हम लोग भले ही कैपिटल लॉस हो या रेवेन्यू लॉस हो, जाता तो ये पीएल में ही है। चाहे वो रेवेन्यू लॉस हो, चाहे कैपिटल लॉस हो, लॉस हो, वो हमारा जाएगा किसके थ्रू? पीएल के थ्रू। ओके, तो ये हमारा कैपिटल लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2,000 वे पेड एज म्युनिसिपल टैक्स इन कनेक्शन विद द बिल्डिंग व्हिच वाज परचेज लास्ट ईयर फॉर रुपीज 2 लाख। एक बिल्डिंग हमने 2 लाख रुपए की खरीदी थी लास्ट ईयर। इसका मतलब वो यूज तो हो रही है बिजनेस में। 2,000 उसका म्युनिसिपल टैक्स इस बार दिया है। अब तो ये रूटीन नेचर का खर्च हो गया भाई, म्युनिसिपल टैक्स आने वाले 20 साल तक देना पड़ेगा। ये तो रूटीन नेचर का खर्च हो गया ना, इससे हमारा कोई एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं बढ़ रहा, और ना तो एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए खर्च किया जा रहा है। ऑलरेडी द एसेट इज देयर, we are using that asset, now we are just going to maintain that asset। हम उस एसेट को मेंटेन करने पर कुछ खर्च कर रहे हैं, जैसे म्युनिसिपल टैक्स हुआ, हर साल देना पड़ेगा। दिस इज द रेगुलर एक्सपेंडिचर, रूटीन एक्सपेंडिचर, इट वुड बी ट्रीटेड एज
रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। ओके, 30,000 मैंने हैवी एडवर्टीजमेंट पर खर्च किए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में अगर मैंने 30,000 रुपए खर्च किए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसको खर्च करने का पर्पस ये है कि हमें कई साल तक ये खर्चा फायदा देगा। अगर हम किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करें और सो करके सो तरीके से लॉन्च किया अनमने मन से, और जैसे सेल हो रही है वैसे सेल हो रही है, थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इट्स अ 100% रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। But if we are just going to incur a heavy advertisement expenditure, what is the main purpose? The main purpose is to do aggressive marketing. First thing. Second thing, to get the maximum benefit out from that product. Third, to not to incur regular expenditure on advertisement. अगर मैं ये कहूं कि अगर हमने एक ही बार में हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बियर कर लिया, तो अब ये काफी सालों तक हमें फायदा देगा। अब छोटे छोटे रेगुलर वे में हम एडवर्टीजमेंट छोटे छोटे भी करेंगे, दैट वुड बी ओके। मेरी बात समझें, छोटा छोटा अब एडवर्टीजमेंट होगा, एक बार में बड़ा एडवर्टीजमेंट, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, दुनिया को दिखा दिया, हर जगह ऐड 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 ऐड, लोग यूज टू हो गए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा भी ऐड जाएगा तो लोग ऑलरेडी यूज टू हो चुके हैं उस चीज के। तो जो थोड़ा थोड़ा जाता है वो तो 100% रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन जो एक बार में जा रहा है कई सालों तक बिजनेस को फायदा देगा, तो सर ये कैपिटल नेचर का तो नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चीख चीख कर कहता है एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, कोई एसेट आइडेंटिटी में आती नहीं है, तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का, लेकिन फायदा कई सालों तक मिलेगा। फायदा कई सालों तक मिलता है तो तुरंत ख्याल जाता है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का, लेकिन कोई आइडेंटिटी में तो आया नहीं। It's a 100% revenue nature expenditure, but yes, the benefit of that expenditure we will get in our business in so many different years, next years। तो क्या करें? कैपिटल माने नहीं सर, है तो रेवेन्यू, इसको हमने नया नाम दे दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई खर्चा है 50,000 मैंने खर्च कर दिया, नॉर्मली 10-10 हजार से काम चल सकता है एडवर्टीजमेंट से, मान लेते हैं 50 लाख मान लो, 50 करोड़ मान लो, कुछ भी मान लो, तो 50,000 मैंने खर्च किया। अब इसका फायदा मुझे 5 सालों तक मिलेगा, 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या किया, हर साल इस खर्चे को 10-10 हजार पीएल मिलेगा। इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग एंटायर एक्सपेंडिचर इन अ सिंगल टाइम इन आवर पीएल अकाउंट, विल ट्राई टू ट्रांसफर इट इन आवर पीएल अकाउंट 10,000 पर एनम, और 5 सालों तक हम इसको पीएल में राइट ऑफ करेंगे। बट ऑब्वियस है, क्योंकि इसका फायदा कितने साल तक मिलेगा? 5 सालों तक। तो इट इज नॉट अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर entirely। 10,000 is of revenue and 40,000 is your deferred revenue। Next year 10,000 revenue, 30,000 deferred revenue, 10,000 revenue, 20,000 deferred revenue, 10,000 revenue, 10,000 deferred revenue, 10,000 revenue, 0 deferred revenue। Is it clear? तो ये हमारा सिस्टम है इस खर्चे को बांटने का। ओके, 500 पेड आउट इन अ कनेक्शन विद कैरिज ऑन गुड्स परचेज। अगर गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है भैया, रेवेन्यू नेचर का है, तो रेवेन्यू नेचर को खरीदने में अगर हम कोई खर्च करते हैं तो रेवेन्यू नेचर का ही होगा। ओके, अ टेम्पोरेरी रूम कंस्ट्रक्टेड फॉर 25,000 फॉर स्टोरिंग रॉ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिग बिल्डिंग। हमें एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है। ओके, अब उस बड़ी बिल्डिंग को बनाने में एक छोटा सा एक स्टोर रूम बना लिया, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो मुझे कई सारे सामान, लूज टूल्स, छोटे मोटे इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे। भाई मेरी एक जमीन है, मुझे एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, साल 1.5 साल तक अब वहां काम होना है, मिस्त्री आते हैं अपना सामान ढो करके, इक्विपमेंट, मेरी भी बिजनेस का इक्विपमेंट रहता है वहां पे जो मैंने खरीदे हुए हैं। क्या करें? उन इक्विपमेंट्स को ओपन रहने दें, छोड़ दें वैसे ही, कोई भी है उस सामान को ले जाए, नहीं सर एक रूम बनवा लीजिए ना, फायदा करेगा। हाँ, तो इट्स अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर इज means this expenditure has been incurred only for the purpose of construction of a big building। तो छोटे मोटे जो खर्चे होंगे उस बिल्डिंग पर, दोज एक्सपेंडिचर वुड आल्सो बी ट्रीटेड एज योर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। हाँ, 5 lakhs was spent on putting up a gallery in a theater hall। भैया गैलरी अगर आप थिएटर हॉल में बना रहे हो तो लोगों के खड़े होने और उनके बैठने की प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हो, और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर किसी को प्रॉपर गैलरी वगैरह ना मिले तो वो अवॉइड करता है, अरे यार उस सिनेमा हॉल में ना चलो, उस सिनेमा हॉल में चलो थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे, गैलरी वगैरह अच्छी है। तो वहां पर अगर आप गैलरी वगैरह बनाते हो तो उसकी फिर सिस्टम ही अलग हो जाता है, फुटफॉल्स
बढ़ जाती हैं तो वहां पर हमारा ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि कई सालों तक हम उसका बेनिफिट लेते रहेंगे। Freight and cartage amounted to rupees 4,000 was paid on purchase of a new plant and a sum of rupees 2,000 was erection. तो दोनों खर्चे, न्यू प्लांट पर जब हमने फ्रेट खरीदा है तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को लाने और उसको रनिंग कंडीशन तक लाने के लिए जितना भी खर्च होगा वो हमारा सारा का सारा कैपिटल नेचर। तो फ्रेट तो उस एसेट को लाने के लिए है, कैपिटल नेचर का है, उस पर कुछ इरेक्शन चार्जेस करेंगे, दिस एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो अ कैपिटल नेचर। तो हमारा टोटल ये कैपिटल नेचर का है। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। State whether the following expenses are capital, revenue or deferred revenue expenditure. Okay. A Limited spent rupees 2 lakhs for overhauling the machinery which improved the capacity utilization. देखो ना, and saved running expenditure 15,000 per annum. अगर हम कोई खर्च कर रहे हैं जिससे हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बचेगा हर साल का, कोई ऐसा खर्च कर रहे हैं जिससे हर साल का मेरा खर्च बचेगा, एक हैवी एक्सपेंडिचर आज कर लो, फ्यूचर में कई सालों तक आप रेवेन्यू नेचर के खर्च को बचा रहे हो और आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, तो भैया एक काम करो, ये हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा है, क्योंकि इससे बिजनेस को कई सालों तक फायदा होने वाला है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, मेसर्स कैपिटल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी डीलर परचेज 10 फ्लैट। ये तो तय है ना कि अगर मेरा काम पेन बनाना है तो पेन को खरीदना और बेचना, बनाना, ये सब मेरा रेवेन्यू नेचर का है। मेरा बिजनेस लैपटॉप्स को बनाना, बेचना और खरीदना है तो मेरा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। मेरा बिजनेस पढ़ाना है और मैं लैपटॉप खरीद रहा हूं तो इसका मतलब ये लैपटॉप मेरे लिए कैपिटल नेचर का है, क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं है लैपटॉप खरीदना और बेचना, मेरा काम है पढ़ाना, मेरा बिजनेस है पढ़ाना। तो अब उस केस में अगर मैं लैपटॉप बाय करता हूं देन इट विल गिव मी अ बेनिफिट फॉर सो मेनी नेक्स्ट ईयर, that's why it would be treated as a capital nature expenditure. But if my business is to purchase and sell the laptops or manufacture of the laptops, then in that case the laptops would be a normal course of business expenditure and would be treated as a revenue expenditure, और उनको हम revenue expenditure ही treat करेंगे। तो उसी तरह अगर किसी बंदे का काम फ्लैट्स को बनाना और बेचना है, मेरे लिए फ्लैट हो सकता है, फ्लैट मेरे लिए हो सकता है, मैं फ्लैट को खरीदूं तो अब आराम से रहने का सोचूं, तो वो मेरे लिए कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मेरा धंधा ही यही है फ्लैट खरीदो बेचो, फ्लैट खरीदो बेचो, तो मेरे लिए नॉर्मल गुड्स है भाई, तो उसको हम कहेंगे रेवेन्यू नेचर। तो ये नहीं फ्लैट है तो कैपिटल रेवेन्यू नेचर का ही होगा या कैपिटल नेचर का ही होगा, भैया डिपेंड्स। इफ माई बिजनेस इज टू मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप, लैपटॉप इज माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और अगर मैं लैपटॉप खरीदता हूं बेचता हूं इट्स अ रेवेन्यू नेचर। लैपटॉप बनाना काम है, बेचना काम है, लेकिन मैं फ्लैट खरीदता हूं तो इसका मतलब फ्लैट मेरे लिए कैपिटल एसेट है। फ्लैट खरीदता और बेचता हूं तो फ्लैट मेरे लिए क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो रेवेन्यू हो गया। लेकिन अगर मैं फ्लैट खरीदने बेचने का काम करता हूं और लैपटॉप खरीदता हूं तो लैपटॉप मेरे लिए एसेट हो गई, कैपिटल नेचर। जस्ट रिवर्स सिचुएशन है। अच्छा, तो यहां पर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, मैं 10 फ्लैट्स खरीदता हूं तो इसका मतलब पर्पस यहां पर बेचने का है, तो ये मेरे लिए रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। अ फर्म इनकर्ड 10,000 टू रिटेन द टाइटल ऑफ अ लैंड परचेज फॉर बिजनेस इन लिटिगेशन विद थर्ड पार्टी। बवाल हो गया, मैंने एक जमीन खरीदी, बवाल हो गया, बवाल हो गया तो भाई अब केस लड़ना है, केस लड़ना है तो वकील को पैसा देना है ताकि इस जमीन को बचाया जा सके। कैपिटल है रेवेन्यू? सर कैपिटल नहीं रे, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि इससे ना तो मेरे बिजनेस को कोई प्रॉफिटेबिलिटी आई, ना प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ना एफिशिएंसी हुई। ये रेवेन्यू नेचर का लॉस है, वकील को पैसा दे रहे हैं, कौन सा बिजनेस में फायदा मिल गया भाई? जमीन तो ऑलरेडी परचेज की है, बस लिटिगेशन उस एसेट को मेंटेन करने के लिए एसेट मेरे पास रिटेन रहे, हाँ या ना? तो ये मेरा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। कंपनसेशन पेड टू अनडिजायरेबल एम्प्लॉइज, अगर ये छोटा मोटा खर्चा होता है तो हम इसको पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अगर अनडिजायरेबल एम्प्लॉइज को दिया गया कंपनसेशन हैवी है और हमें मालूम है कि एक बार में अनडिजायरेबल एम्प्लॉइज को एक बार पेमेंट कर दो, कई सालों तक अब हमारी सैलरी बचती रहेगी। मान लो 10 एम्प्लॉइज को निकाला, हर महीने हमको 10-10 हजार देना था, 1 लाख रुपए हर महीने जाता था, सालीना 12 लाख रुपए का पेमेंट होता था। आने वाले 5 सालों तक मुझे उनको पेमेंट करना पड़ता है, यानी 60 लाख रुपए की सैलरी मुझे देनी पड़ती। अब 60 लाख रुपए की सैलरी देने से अच्छा है भैया ये लो 20 लाख रुपए, आज के आज चले जाओ तुम लोग।
40 लाख मैंने बचाया 5 सालों में। ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। हाँ सर, कोई आइडेंटिटी कहाँ क्रिएट हुई, एसेट तो बनी नहीं। तो ये कई सालों तक बेनिफिट दे रहा है, बट सर एक्सपेंडिचर बिकॉज नो एनी एसेट हैज बीन अराइजेस और नो एनी एसेट कम्स इनटू gets its own identity. Now in that case we'll try to treat this expenditure as a deferred revenue expenditure. Clear? Durga and Company had 2.5 lakh organization and inter-school tournament cricket. This was held for advertisement their new school bags. एक स्कूल है, वो अपने स्कूल बैग और स्टेशनरी का एडवर्टीजमेंट करने के लिए उसने एक क्रिकेट टूर्नामेंट बनाया, ताकि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे सबको स्कूल बैग और स्टेशनरी का सामान दिया जाएगा। पर्पस यहाँ पर है उन चीजों को एडवर्टाइज करना, ठीक है ना। स्कूल नहीं है, एक दुर्गा एंड कंपनी है। मान लो एक कंपनी है, वो बैग और वगैरह बनाने का काम करती है, बुक्स बनाने या स्टेशनरी बनाने का काम करती है, बेचने का काम करती है। उसने एक स्कूल में एडवर्टीजमेंट करवाया। कैसे करवाया? टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया। टूर्नामेंट में जितने भी स्कूल के बच्चे आए, टूर्नामेंट एक स्कूल का नहीं है, 7-8 स्कूलों का करवा लिया। अब 7-8 स्कूल का एडवर्टीजमेंट एक जगह हो जाएगा। कैसे होगा? सबको बैग्स दे दो, स्टेशनरी दे दो, बड़े बड़े बोर्ड्स और होर्डिंग लगा दो, अच्छी खासी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बियर कर ली। अब कई स्कूलों का एक साथ एडवर्टीजमेंट हो गया। अब इसका फायदा मुझे कई सालों तक मिलेगा। दैट वुड बी योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गॉट इट? इसको हम कैपिटल नेचर का इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इस पे कोई एसेट क्रिएट ही नहीं हुई, कोई एसेट आइडेंटिटी में नहीं आई। चलिए, तो ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू है। ₹12,000 पेड टू MTNL फॉर इंस्टॉलिंग अ टेलीफोन इन द ऑफिस। इसमें दोनों तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला कि अगर मैंने MTNL को जो 12,000 दिया है, MTNL इसको एज अ डिपॉजिट रखता है अपने पास। MTNL को मैंने, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को मैंने 12,000 रुपए दिए कि मेरे यहाँ फोन का कनेक्शन लगाओ। आज तो वैसे फ्री में होता है, चलो ये पुराना क्वेश्चन है। जब होता था तो उसमें 12,000 मैंने कंपनी को दिया, MTNL को, और मैंने कहा मेरे यहाँ टेलीफोन कनेक्शन लगाओ। अब वो 12,000 डिपॉजिट हो गया। अब 10 साल बाद, 15 साल बाद जब मैं कनेक्शन हटाऊंगा तो मुझे 12,000 वापस मिल जाएगा। दैट वुड बी योर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। दैट वुड बी योर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। लेकिन बाद में एक सिस्टम आया, ठीक, पहले ऐसे होता था, बाद में एक सिस्टम आया, ठीक है आप टेलीफोन कनेक्शन लगवाइए, 12,000 रुपए हर महीने के बिल में, एक हजार, हर एक साल के बिल में 1,000 आपको उसका डिडक्शन दिया जाएगा। 12 साल में आपको 12,000 का पैसा वापस हो जाएगा। बिल में एडजस्ट होगा। किस में एडजस्ट होगा? बिल में एडजस्ट होगा। और बिल का मतलब नॉर्मल जो हम टेलीफोन कॉल्स करते हैं वो हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। मान लो हमने टेलीफोन कॉल्स की 1500 रुपए एक महीने का, 1,000 मुझे वापस हो गया उस 12,000 में से, जो मैंने MTNL को डिपॉजिट किया था ना, MTNL ने वहां से 1,000 उठाया, मेरे इस बिल में से 1,500 के बिल में से माइनस कर दिया। इट मीन्स दैट इज योर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? डैमेजेस पेड ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई सर्टेन गुड्स। अब ये बिजनेस का तो हिस्सा है। एग्रीमेंट करो किसी के साथ, कभी एग्रीमेंट टूटेगा, कभी बनेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वादा किया वो निभ ही जाएगा। तो निभ नहीं पाया तो क्या करेंगे? पेनाल्टी लेंगे, कंपनसेशन लेंगे। तो क्या होगा वो कंपनसेशन? भाई वो तो मेरे बिजनेस का हिस्सा है। यहाँ तो कंपनसेशन कभी किसी से लेंगे, कभी किसी को देंगे। किसी ने वादा तोड़ा, किसी ने वादा खिलाफी की। तो अगर इस तरह के वादे तोड़ने जो बिजनेस का हिस्सा है, वादा करना और वादा तोड़ना, तो उसमें कभी ना कभी कुछ पैसा आ भी सकता है और जा भी सकता है। वो मेरा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। इज इट क्लियर? 25,000 has accrued during the year on term loan obtained and utilized for the construction of the factory building and purchase of machinery. However, the production didn't commence. अगर आपने कोई लोन लिया, आपने क्या किया? चलिए, इसके अलावा क्या है, इसको मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूं, 2 मिनट होल्ड करें। इंपोर्टेड गुड्स वर्थ ₹175 कन्फिस्केटेड बाई कस्टम अथॉरिटी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। लॉस तो भैया लॉस होता है, और ये गुड्स का लॉस है। अगर एसेट का लॉस होता कैपिटल लॉस है, लेकिन ये गुड्स का लॉस है। कस्टम डिपार्टमेंट मैंने मेरे गुड्स को छीन लिया, क्योंकि मैंने लॉ के अगेंस्ट जाकर के काम किया, तो उसने छीन लिया गुड्स को, वो मेरा कैपिटल गुड्स लॉ का लॉस है। गुड्स मतलब रेवेन्यू लॉस है, जाता PL में ही है, चाहे रेवेन्यू लॉस हो चाहे कैपिटल लॉस हो, जाता दोनों
पीएल में, ज्यादा दोनों पीएल में है। लेकिन ये कौन सा खर्चा है? ये रेवेन्यू नेचर का लॉस है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मशीन का लॉस कैपिटल लॉस है, लेकिन जाएगा पीएल के थ्रू। गुड्स का लॉस रेवेन्यू लॉस जाएगा पीएल के थ्रू। 20,000 स्पेंट ऑन ट्रायल रन ऑफ न्यूली इंस्टॉल्ड मशीनरी। अगर हम किसी नई मशीन को लगाने जा रहे हैं, उसको सेटअप, उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन, उसके फिक्सेशन, उसके ट्रायल रन पर जितना भी खर्च होता है, ये देखने के लिए मशीन ढंग से काम कर रही है या नहीं, सारा का सारा खर्चा रेवेन्यू नेचर का माना जाता है। सारा का सारा खर्चा सर कैपिटल नेचर का माना जाता है। हाँ जी, मेरे साथ गाना ना गाओ, जो मैं गाना गाऊं वही थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने कहा किसी भी एसेट को रनिंग कंडीशन तक लाने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो कैपिटल नेचर के होंगे। यहां पर भी मैंने कौन सा खर्च किया? ट्रायल रन किया। एसेट खरीदी, बिना ट्रायल रन किए हम एसेट को यूज नहीं कर सकते। वॉट एवर द एक्सपेंडिचर यू आर गोइंग टू इनकर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एनी एसेट or bring any asset in a running condition, then in that case that expenditure would be treated as capital nature. Here the trial run is a capital nature expenditure. अच्छा, लास्ट वाला आता है। एक मैंने लोन लिया था, मैंने लोनियाया था, और लोन मैंने लिया तो मान लो 2015 में लिया, और मेरी बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2019। क्यों? क्योंकि मैंने 4 साल में बिल्डिंग बनवाई होगी, जमीन खरीदी, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया, मशीन खरीदी, बोलो ना, काफी सारे काम किए, और इसमें 4 साल लग गए। लेकिन ये 4 साल लग गए तो मैंने ये जो बिजनेस किया बिल्डिंग और मशीन का, ये मैंने लोन ले लिया था। लोन लिया था मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, और इन 4 सालों में हमारे ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है मान लेते हैं वो लगा है 2 लाख रुपए का। तो अब ये जो इंटरेस्ट है, क्या ये पीएल में? सर बिजनेस तो है ही नहीं, तो पीएल में कहां से जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल business is nowhere, because still we are constructing the building, we are still under the process of installation of the machinery। सारी चीजें बची हुई हैं, अभी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं हुआ है। इसका मतलब उसके पहले जितना भी इंटरेस्ट दिया गया है, दैट इंटरेस्ट पार्ट इज सोलिली बिलोंग्स टू द बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो ये मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जितना भी खर्च किया गया होगा वो सब मेरा ये बिजनेस स्टार्ट होने के पहले जितने भी खर्च किए गए होंगे, वो नॉर्मली अगर वो एसेट से बिलोंग करते हैं तो वो हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं। वो हमारे एसेट से अगर बिलोंग करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो हमारे कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि बिजनेस तो है नहीं। लेकिन एक बार अगर ये बिजनेस रन कर गया तो इसके बाद यही इंटरेस्ट का खर्चा भले उसी मशीन और उसी बिल्डिंग पर जा रहा है, लेकिन होगा वो रेवेन्यू नेचर, क्योंकि वो रूटीन एक्सपेंडिचर है। अभी तक बिजनेस नहीं बना है, इसके पहले का जितना भी इंटरेस्ट कॉस्ट है दैट वुड बी अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? इसको हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में किए गए खर्चे भी बोलते हैं। फिलहाल धीरे धीरे जब आगे आप लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे इस चीज को। प्री एंड पोस्ट भी आएगा तो उसमें भी काफी चीजें आएंगी। क्लियर हुआ? These two questions were given in your ICSI study material. Now these two questions are done. In our very next session, we'll try to discuss a new chapter. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।